आदर्श बदला। लेखक है सुदर्शन जी। इस पाठ में बैजू बावरा और तानसेन इन दोनों के प्रतियोगिता का आरंभ किया गया है। दोनों में प्रतियोगिता निश्चित हो गई है और इस प्रतियोगिता को देखने के लिए सब लोग मानो उतावले हो गए हैं। बैजू बावरा के विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई है और जो लोग अकबर बादशाह की सवारी देखने के लिए भी नहीं आते थे, आज वही सभी लोग, घर का हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति यह प्रतियोगिता देखने के लिए आ रहा है। यहाँ तक हम आ गए थे। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। वहां जहां कनातें लगी थी, जहां चांदनियां तनी थी, जहां कुर्सियों की कतारें सजी थी, इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात को कई बार उठ उठ कर देखता है कि आज सूरज निकला है या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। समय हो गया है। लोगों ने आंख उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर था। साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था और उसकी आंख में निर्भयता थी। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में कोई नया नगर ही बसने वाला है। सो इसीलिए कनातें लगाई गई थी, कतारें लगाई गई थी, चांदनिया यानी कि आपण मराठीमध्ये त्याला तंबू म्हणतो, की तुम्ही शिवाजी महाराजांच्या युद्धांच्या वेळीचं सीन म्हणजे ऐतिहासिक दृश्य जर पिक्चरच्या स्वरूपामध्ये टीव्ही मध्ये जर बघितले असाल तर तिथे अशी युद्धाला वगैरे गेल्यानंतर सैनिकांना थांबण्यासाठी, बसण्यासाठी, विश्रांतीसाठी कापडाचे असे तंबू तयार केले जायचे, त्याच्यामध्ये ती लोक राहायची। त्यालाच चांदनिया असे हिंदीमध्ये म्हणतात। तो चांदनिया तनी थी, कुर्सियों की कतारें सजी गई थी और हर एक व्यक्ति के मन में उद्विग्नता, अधीरता आ गई थी। सब अधीर थे कि कब प्रतियोगिता शुरू हो, कब गान युद्ध आरंभ हो, इसकी प्रतीक्षा सब लोग कर रहे थे। जिस तरह घर में कोई बच्चा हमारा हो और उस बच्चे को अगर हमने कहा कि कल तुम्हें मैं मिठाई दूंगी, कल मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, तो वह बहुत अधीर हो जाता है। रात को ठीक तरह से सोता नहीं है, कब सुबह हो और कब उसे मिठाई मिलेगी या कुछ चॉकलेट मिलेगा, इसकी वह प्रतीक्षा करता है। बिल्कुल उसी तरह आज हर एक व्यक्ति में वह व्याकुलता आ गई है, वह प्रतीक्षा कर रहा है, उसका धीरज छूट रहा है। ऐसी हालत उसकी सब लोगों की हो गई है। आगरे में ऐसा माहौल फैल गया है। अब प्रतियोगिता का समय हो गया है। लोगों ने आंख उठाकर देखा है, अकबर बादशाह सिंहासन पर बैठा हुआ है और साथ ही नीचे तानसेन बैठा है। सामने फर्श पर यह नवयुवक बैजू बावरा बैठा हुआ है, दिखाई दे रहा है। उसके मुंह पर एक अनोखा तेज है, आंखों में निर्भयता है और यह प्रतियोगिता के लिए तैयार ठाट बाट से बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पिटा दी।
हर मुंह से जय हो बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। अब अकबर बादशाह ने घंटी बजाई है कि प्रतियोगिता का आरंभ हो गया है। अब तानसेन ने संगीत विद्या पर कुछ सवाल बैजू बावरा से पूछे। बैजू बावरा ने उसके उचित उत्तर दे दिए हैं और यह उत्तर सुनकर लोग खुशी से बेहोश हो गए हैं। मानो बहुत खुश है, वे तालियां पीट दी है। हर एक व्यक्ति के मुंह से जय हो बलिहारी बलिहारी ऐसी ध्वनि निकल रही है। बलिहारी यानी कि विजय घोषित यह स्वर है। विजय के लिए यह ऐसा बलिहारी ऐसा कहा गया जाता है। सो यह एक विजय की ध्वनि है। सो हर एक व्यक्ति खुश है, विजय हो ऐसा वे कह रहे हो। जय हो बलिहारी बलिहारी ऐसे ध्वनि निकल रही है। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। पेड़ों ने पत्ते तक निक्षब्ध हो गए, वायु रुक गई। सुनने वाले मंत्रमुग्धवत सुधिहीन हुए सिर हिलाने लगे। बैजू बावरे की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी। उन तारों पर राग विद्या निछावर हो गई थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वही आ गई है। अब बैजू बावरा की बारी है। बैजू बावरा ने सितार हाथ में ले ली और उसके पर्दों को हिलाया। पर्दे को हिलाते ही सब लोग इतने खुश हो गए कि मानो लगा लोगों को कि वे ब्रह्मानंद में पहुंच गए। ब्रह्मानंद में लीन होने की खुशी उन्हें मिली। पेड़ों के पत्ते निशब्द हो गए, स्तब्ध रह गए, मानो हवा जाते समय रुक गई। सब लोग मंत्र मुग्ध हो गए हैं, सुधिहीन हो गए हैं, बिल्कुल उन्हें अपना होश नहीं रह गया है और सब लोग सिर हिलाने लगे हैं, खुश हो गए हैं। बैजू बावरा ने भी अपनी उंगलियां सितार पर दौड़ाई और सब लोग बिल्कुल खुश हो गए हैं। तारों पर राग विद्या उसके निछावर हो गई थी, फिदा थी, ऐसा लग रहा था। लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि मानो सारे विश्व की मस्ती अब उसमें आ गई है। ऐसी हालत इस बैजू बावरा के संगीत के कारण लोगों की हो गई है। सब लोग खुशी से बेहोश है, मस्ती मानो सब लोगों को आ गई है। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ हरिण छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा। वे हरिण सुनते रहे और दर्शक यह असाधारण दृश्य देखते रहे। लोगों ने देखा, सुना और हैरान हो गए कि इतना सुंदर अनोखा संगीत उन्होंने कभी भी सुना नहीं था। कुछ हरिण जंगल से छलांग मारते हुए बैजू बावरा के पास आ गए और खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा और हरिण यह संगीत सुनते ही रह गए। अब यह अनोखा दृश्य देखकर दर्शक उन्हें भी देखते ही रह गए। वे बेहद खुश हो गए कि कैसा अनोखा दृश्य है कि संगीत सुनकर खुद हिरन भी वहां पर आ गए। हिरन मस्त और बेसुध थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख ली और अपने गले से फूल माला उतारकर उन्हें पहना दी। फूलों के स्पर्श से हरिणों को सूध आई और वे चौकड़ी मारते हुए गायब हो गए। बैजू ने कहा, तानसेन, मेरी फूल मालाएं यहाँ मंगवा दे, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। हरिण मस्त थे, बेसुध थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले में जो फूल माला थी वह फूल माला निकालकर उन हिरणों के गले में डाल दी।
फूल के स्पर्श से हिरन खुश हो गए, उन्हें अपनी सुध आ गई और फिर चौकड़ी मारते हुए, छलांगे मारते हुए वहां से जंगल की ओर वे चले गए। बैजू बावरा ने तानसेन से कहा कि तानसेन, मेरी फूल मालाएं तुम मंगवा दे, तब मैं जानूं कि आप राग विद्या जानते हो। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। सितार के साथ वह आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की सूध न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ न था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजाया था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजा सकता था। यह सितार की बाजी न थी, यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था। आज वह किसी भी तरह जीते रहना चाहता था। अब तानसेन की बारी थी संगीत बजाने की, संगीत के बारे में जवाब देने की। इसीलिए तानसेन ने हाथ में सितार ले ली और पूर्ण प्रवीणता के साथ सितार बजाना शुरू कर दिया। दोनों की प्रतियोगिता थी। तानसेन ने जो प्रश्न पूछे थे, बैजू बावरा ने उसके सही उत्तर दे दिए थे। अब बैजू बावरा की बारी थी। बैजू बावरा ने प्रश्न पूछे थे तानसेन से। उसे कहा कि तुम मेरी फूल मालाएं मंगवा दो, यानी कि जो हिरन मेरा संगीत सुनकर आए थे, उन्हीं हिरनों को तुम अपने संगीत से दोबारा यहाँ बुला दो। ऐसा चैलेंज उसने दे दिया था। अब तानसेन पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा है। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने बजाई कि अपने जीवन भर तक ऐसी सितार नहीं बजाई थी। सितार बजाते बजाते वह पसीना पसीना हो गया। उसे अपने तन की भी सुध न रही थी। सितार के बिना मानो उसका संसार कुछ न था। ऐसी हालत तानसेन की हो गई थी। आज उसने वह बजाया जो कभी भी नहीं बजाया था, और आज उसने ऐसा बजाया था कि कभी भी वह बजा नहीं सकता था। आज उसके जीवन मृत्यु की बारी थी। सितार की बाजी न थी, अब उसके जीवन और मृत्यु की बारी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, लेकिन आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा है। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। आज उसने अपनी पूरी कला बता दी थी, दिखा दी थी, क्योंकि आज वह किसी भी तरह जीतना चाहता था और जीते रहना चाहता था। क्योंकि अगर वह हार गया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के भय से वह अपना तन मन धन एक करके बजा रहा था। आगे क्या होगा हम अगले पीरियड में देख लेंगे। आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।